सूरज अभी पहाड़ी की चोटी पर धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन कालपुर गांव की बस्ती, जिसे लोग कच्चा मोहल्ला कहते थे, में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। मिट्टी के छोटे छोटे घरों की चिमनियों से धुएं की हल्की लकीरें आसमान छू रही थीं। औरतें बस्ती के एकमात्र नलके पर पानी भरने की जुगत में थीं और पुरुष जंगल के किनारे खेतों की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। कालपुर गांव दो हिस्सों में बंटा था। एक तरफ पक्का मोहल्ला, जहां गांव के रसूखदार और धनवान लोग रहते थे, जिनके बड़े बड़े पक्के मकान और चौड़े बरामदे उनकी हैसियत की गवाही देते थे। दूसरी तरफ कच्चा मोहल्ला, जो गांव के किनारे बसा था, जहां निम्न समुदाय के लोग पीढ़ियों से रह रहे थे। दोनों मोहल्लों के बीच एक अदृश्य दीवार थी, परंपराओं, डर और सत्ता की दीवार। इसी कच्चा मोहल्ला में रहता था हरिया, एक 22 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, जिसके चेहरे पर मेहनत की थकान और आंखों में एक जलती हुई चिंगारी थी। उसके पिता रामदास गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह के खेतों में मजदूरी करते थे, जिन्हें गांव वाले साहब कहकर पुकारते थे। उसकी मां सुमित्रा पक्का मोहल्ला के घरों में बर्तन मांजती थी। हरिया खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन से ही उसे माता पिता के साथ काम में जुटना पड़ा, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा कुलबुलाता था। क्यों उनकी जिंदगी ऐसी है? क्यों उन्हें हमेशा सिर झुकाकर चलना पड़ता है? क्यों पक्का मोहल्ला का कोई भी बच्चा उन्हें नाम लेकर ताने मार सकता है, जबकि उन्हें हर किसी को हुजूर कहना पड़ता है? उस सुबह हरिया रोज की तरह ठाकुर के खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में पक्का मोहल्ला के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि ठाकुर का बेटा रघु अपने दोस्तों के साथ बैठा हंसी मजाक कर रहा था। रघु की उम्र हरिया जितनी ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सत्ता का गुरूर और आंखों में क्रूरता साफ दिखती थी। हरिया ने नजरें झुका लीं और तेजी से आगे बढ़ने लगा। चैनल पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। अरे रुक जा हरिया! रघु की तेज आवाज गूंजी। हरिया के कदम ठिठक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पलट कर देखा। जी साहब, उसने धीमी आवाज में कहा। कहां भागा जा रहा है रे? रघु ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा। खेत पर साहब, हरिया ने जवाब दिया। खेत पर? आज तेरा बाप काम करेगा। तू मेरे घर चल, मेरे कुत्तों को नहला और गौशाला साफ कर। रघु ने हुक्म सुनाया। हरिया का खून खौल उठा। उसे खेत पर जाना था, जहां ढेर सारा काम इंतजार कर रहा था, लेकिन रघु का आदेश टालने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने सिर झुकाकर जी कहा और गौशाला की ओर चल पड़ा। गौशाला की गंदगी साफ करते और कुत्तों को नहलाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। अपमान की आग उसके सीने में धधक रही थी। उसे याद आया कैसे कुछ दिन पहले कच्चा मोहल्ला की एक लड़की राधा सिर्फ इसलिए डांट खा बैठी थी क्योंकि उसकी भेड़ गलती से ठाकुर के खेत में चली गई थी। उसे याद आया कैसे उसके पड़ोसी मिठुआ को सिर्फ इसलिए मारा गया था क्योंकि उसने पक्का मोहल्ला के कुएं से पानी भरने की कोशिश की थी जब उनका नलका खराब हो गया था। यह रोज का अपमान था जो धीरे धीरे उनके जीवन में जहर की तरह घुल रहा था। लेकिन आज रघु का व्यवहार हरिया के दिल में तीर की तरह चुभ गया। काम खत्म करके जब वह घर लौटा, उसका चेहरा उतरा हुआ था। मां सुमित्रा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? हरिया चुप रहा, बस चुपचाप रोटी खाने बैठ गया। उसके पिता रामदास थके हारे लौटे थे। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं। साहब आज बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे कि फसल की बुवाई में देरी हो रही है, कल सबको तड़के पहुंचना है, रामदास ने कहा। उस रात हरिया को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। उसके कानों में रघु की आवाज गूंज रही थी। उसे लगा कि अब और नहीं सहा जाता, कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या?
वह अकेला क्या कर सकता था। ठाकुर और उसके बेटे रघु की ताकत पूरे गांव पर थी। पुलिस और प्रशासन सब उनकी मुट्ठी में थे। अगले कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। गांव में हर साल होने वाले एक बड़े उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई थीं। उत्सव को लेकर कच्चा मोहल्ला में भी हल्का उत्साह था। बच्चे नए कपड़ों की जिद कर रहे थे और औरतें थोड़ी सी खरीदारी की सोच रही थीं। हरिया का छोटा भाई लल्लू, जो 10 साल का था, उत्सव को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित था। भैया, मुझे वह ऊंचा झूला झूलना है, लल्लू ने कहा। हरिया मुस्कुराया। हाँ लल्लू, जरूर झूलेंगे। उत्सव का दिन आया। गांव के बाहर एक खुले मैदान में रंग बिरंगे स्टॉल, झूले और तमाशे लगे थे। पक्का और कच्चा मोहल्ला दोनों के लोग आए थे, लेकिन यहां भी एक अदृश्य बंटवारा था। कच्चा मोहल्ला के लोग सहमे सहमे एक किनारे पर ही घूम रहे थे। हरिया अपने भाई लल्लू और कुछ दोस्तों के साथ उत्सव में घूम रहा था। लल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने झूला झूला, कुछ मिठाइयां खाईं। तभी उनकी नजर पक्का मोहल्ला के लड़कों के झुंड पर पड़ी, जिसका नेतृत्व रघु कर रहा था। वे जोर जोर से हंसते हुए स्टॉलों पर हुड़दंग मचाते घूम रहे थे। हरिया ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि दूसरी तरफ चलें। बचकर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि लल्लू का पैर एक गड्ढे में फंस गया और वह लड़खड़ाकर रघु से जा टकराया। रघु, जो अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगा रहा था, इस टक्कर से तिलमिला गया। अंधा है क्या रे? वह चिल्लाया। लल्लू डर के मारे कांपने लगा। हरिया तुरंत आगे बढ़ा। माफ कर दो साहब, बच्चा है, गलती हो गई, उसने कहा। चुप रह तू, रघु ने हरिया को धक्का दिया। इस नीच ने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? रघु के दोस्तों ने हरिया और उसके साथियों को घेर लिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। लल्लू रोने लगा। इसने मुझे अपवित्र कर दिया, इसे सजा मिलेगी, रघु ने क्रूरता से कहा और लल्लू को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लल्लू जमीन पर गिर पड़ा। हरिया का खून खौल उठा। वह अपने भाई को पिटते नहीं देख सकता था। उसने रघु का हाथ पकड़ने की कोशिश की। छोड़ दो उसे, उसने जानबूझकर नहीं किया। तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? रघु गुस्से से पागल हो गया। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर हरिया और उसके साथियों पर हमला कर दिया। वे संख्या में ज्यादा और ताकतवर थे। हरिया और उसके दोस्त बुरी तरह पिटने लगे। उत्सव की भीड़ तमाशा देखती रही। कोई बीच बचाव करने नहीं आया। पक्का मोहल्ला के कुछ लोग तो इस दृश्य का मजा ले रहे थे। लल्लू रोता बिलखता रहा। हरिया को इतनी बुरी तरह मारा गया कि वह अधमरा हो गया। उसका सिर खून से लथपथ था, कपड़े फट चुके थे। रघु और उसके गुंडे तब तक पीटते रहे जब तक थक नहीं गए। आज के लिए इतना काफी है, अगली बार आंख उठाई तो जान ले लूंगा, रघु ने धमकी दी और अपने दोस्तों के साथ चला गया। हरिया के साथी उसे और लल्लू को जैसे तैसे उठाकर कच्चा मोहल्ला ले गए। खबर बस्ती में जंगल की आग की तरह फैली। औरतें रोने लगीं, मर्द गुस्से और बेबसी से भर उठे। रामदास और सुमित्रा अपने बेटों की हालत देखकर बदहवास हो गए। हरिया को गहरी चोटें आई थीं, वह बेहोश था। लल्लू सहमा हुआ था, उसके गाल पर तमाचे का निशान लाल पड़ गया था। बस्ती के कुछ बुजुर्ग इकट्ठा हुए। यह तो हद हो गई, एक ने कहा। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? दूसरे ने निराशा से कहा। साहब के खिलाफ कौन जाएगा? पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, किसी ने सुझाव दिया। पुलिस? रामदास की आवाज में कड़वाहट थी। वे तो साहब के गुलाम हैं। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर अगले दिन पास के थाने जाने का फैसला किया। रामदास, हरिया के चाचा और 2-3 अन्य लोग डरे सहमे थाने पहुंचे। थानेदार, एक भारी भरकम आदमी, उन्हें देखकर ही मुंह बनाकर बोला, क्या बात है? रामदास ने हिम्मत करके पूरी घटना बताई। थानेदार ने सुना, बीच बीच में जम्हाई ली, फिर बोला, देखो, उत्सव में धक्का मुक्की होती रहती है। बच्चों का झगड़ा था, तुम लोग बात को बढ़ा रहे हो। जाओ आपस में सुलझा लो। सुलझा लें? हमारे बच्चे को बुरी तरह मारा है, वह बेहोश है, हरिया के चाचा ने कहा। तो क्या सबूत है कि रघु ने मारा? उत्सव में हजारों लोग थे, किसी और ने मारा होगा, थानेदार ने लापरवाही से कहा। वैसे भी तुम कच्चा मोहल्ला वालों की आदत है बात को बढ़ाने की। जाओ, मेरा समय मत बर्बाद करो। वे लोग निराश और अपमानित होकर लौट आए। उन्हें समझ आ गया था कि न्याय उनके लिए नहीं था। हरिया को होश आने में 2 दिन लगे।
जब वह जागा, उसका शरीर दर्द से चूर था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके मन में था, अपमान और लाचारी का दर्द। उसे लल्लू का डरा हुआ चेहरा याद आया, थानेदार का रूखा व्यवहार याद आया। उसे लगा कि अब चुप रहना कायरता होगी। उसने ठान लिया कि वह लड़ेगा, चाहे जो हो जाए। जब वह थोड़ा ठीक हुआ, उसने बस्ती के नौजवानों को इकट्ठा किया। वे सभी गुस्से में थे, लेकिन डरे हुए भी। कब तक हम यह जुल्म सहेंगे? हरिया ने दृढ़ आवाज में कहा। उत्सव में जो हुआ वह आज मेरे और लल्लू के साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं हरिया? उसके दोस्त मोहन ने पूछा। उनके पास ताकत है, पैसा है, रसूख है। हमारे पास भी कुछ है, हरिया ने कहा। हमारी एकता। अगर हम सब एक हो जाएं, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम भूल गए, पिछली बार जब हमने मजदूरी बढ़ाने की बात की थी तो साहब ने क्या किया था? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, हमें भूखा मार दिया था। हाँ, मुझे याद है, हरिया बोला। लेकिन तब हम बिखरे थे। इस बार हमें संगठित होना होगा। हरिया की बातों में जोश था, सच्चाई थी। मोहन और कुछ अन्य नौजवान प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि वे अब चुप नहीं रहेंगे। उनका पहला कदम था ठाकुर के खेतों में काम बंद करना, जब तक रघु को सजा न मिले और ठाकुर माफी न मांगे। यह बड़ा फैसला था। उनकी रोजी रोटी खेतों पर निर्भर थी। काम बंद करने का मतलब था भूख। बस्ती के बुजुर्ग इस फैसले के खिलाफ थे। हरिया, होश से काम ले, रामदास ने समझाया। हम गरीब लोग हैं, साहब से बैर लेकर कहां जाएंगे? बाबा, अगर हम आज डर गए तो जिंदगी भर डरते रहेंगे, हरिया ने कहा। क्या आप चाहते हैं कि लल्लू और हमारी अगली पीढ़ी भी यही जिल्लत सहे? सुमित्रा, जो अब तक चुप थी, अपने बेटे के पास आई। उसने हरिया के सिर पर हाथ फेरा। बेटा ठीक कह रहा है, बहुत सह लिया, अब और नहीं। सुमित्रा की दृढ़ता ने बस्ती का माहौल बदल दिया। कई लोग जो अब तक हिचक रहे थे, हरिया के साथ खड़े हो गए। अगली सुबह से कोई भी ठाकुर या पक्का मोहल्ला के खेतों में काम करने नहीं गया। अगली सुबह कच्चा मोहल्ला से खेतों की ओर जाने वाला रास्ता सूना था। ठाकुर के मुनीम ने डांटा, धमकाया, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। यह कालपुर के इतिहास में पहली बार था। खबर पक्का मोहल्ला पहुंची। ठाकुर बलदेव सिंह अपने बरामदे में आराम से बैठे थे। जब मुनीम ने खबर सुनाई, उनकी आंखों में पहले अविश्वास, फिर गुस्सा उमड़ा। इनकी इतनी हिम्मत? वह गरजे, जाओ सबको घसीट लाओ। साहब, वे घरों से निकल ही नहीं रहे, मुनीम ने डरते हुए कहा। तो दरवाजे तोड़ दो, ठाकुर चिल्लाए, लेकिन फिर रुके। उन्हें डर था कि हिंसा से मामला बाहर जा सकता है। ठीक है, जाने दो, 2 दिन में भूखे मरकर मेरे पास आएंगे, उन्होंने सोचा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कच्चा मोहल्ला में पहले 2 दिन मुश्किल थे। जो थोड़ा अनाज था उसी से काम चला। हरिया और मोहन ने टोलियां बनाकर लोगों का हौसला बढ़ाया। तीसरे दिन भूख का असर दिखने लगा। बच्चे बिलखने लगे, कुछ लोग टूटने लगे। हरिया, ये कब तक चलेगा? एक औरत ने रोते हुए पूछा। चाची, हिम्मत रखो, अगर आज झुक गए तो फिर कभी सिर नहीं उठेगा, हरिया ने समझाया। उधर ठाकुर का गुस्सा बढ़ रहा था। खेतों में काम रुका था, फसल का समय था, देरी का मतलब नुकसान। उन्होंने रघु को बुलाया। कुछ कर, ये लोग नहीं मानेंगे। रघु की आंखों में वही क्रूर चमक थी। चिंता मत करो बापू, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। उस रात कुछ नकाबपोश लोग कच्चा मोहल्ला में घुसे। उन्होंने बस्ती का एकमात्र नलका तोड़ दिया। सुबह जब लोगों ने देखा तो हाहाकार मच गया। अब पानी का संकट भी खड़ा हो गया था। यह रघु का काम है, मोहन गुस्से में बोला। हमें कुछ करना होगा, हरिया ने कहा। पास की नदी का रास्ता पक्का मोहल्ला से होकर जाता है, वे हमें नहीं जाने देंगे। तभी एक बूढ़ा जो कभी शहर में काम कर चुका था बोला, जंगल के रास्ते एक पुराना तालाब है, शायद उसमें पानी हो। हरिया ने कुछ नौजवानों को साथ लिया और तालाब की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद वे तालाब तक पहुंचे। उसमें साफ पानी था। वे बर्तन भरकर लाए। ये छोटी जीत थी, लेकिन इसने बस्ती का हौसला बढ़ाया। लेकिन ठाकुर और रघु चुप नहीं बैठे। उन्होंने बनिए को धमकाया कि कच्चा मोहल्ला वालों को उधार न दे। पुराने कर्ज वालों पर दबाव बढ़ा। बस्ती की कमर टूटने लगी। एक शाम हरिया और मोहन बात कर रहे थे, तभी रामदास दौड़ता हुआ आया। हरिया,
गजब हो गया, साहब के आदमियों ने लल्लू को उठा लिया। हरिया और मोहन स्तब्ध रह गए। कब, कैसे? हरिया ने पूछा। हम खेत से लौट रहे थे, चुपके से पास के खेत में मजदूरी कर रहे थे। साहब के आदमियों ने लल्लू को घसीट कर ले गए। रामदास की आवाज कांप रही थी। हरिया का गुस्सा फट पड़ा। वह पक्का मोहल्ला की ओर दौड़ा। मोहन और बस्ती के कई मर्द लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर उसके पीछे भागे। वे पक्का मोहल्ला के मुहाने पर पहुंचे तो सामने ठाकुर, रघु और उनके लठैत बंदूकें लिए खड़े थे। रुक जाओ, ठाकुर गरजा। एक कदम आगे बढ़ाया तो लाशें बिछ जाएंगी। हमारे लड़के को छोड़ दो साहब, रामदास ने गिड़गिड़ाया। कौन सा लड़का? हमने किसी को नहीं पकड़ा, रघु हंसा। झूठ मत बोलो, हमने देखा है, मोहन चिल्लाया। रघु ने बंदूक हरिया की ओर तानी। तो अब अपनी मौत देख। ठाकुर ने रघु का हाथ पकड़ा। नहीं रघु, अभी नहीं। वह हरिया की ओर मुड़ा। सुनो, अगर कल सुबह से काम पर नहीं लौटे तो अपने लड़के को भूल जाओ, और हां, पुलिस या बाहर वालों को खबर की तो अंजाम बुरा होगा। हरिया और बाकी लोग बेबस खड़े रह गए। उनके पास लाठियां थीं, लेकिन सामने बंदूकें थीं, और सबसे बड़ी बात, लल्लू उनकी कैद में था। क्या करें हरिया? मोहन ने पूछा। हरिया चुप था। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उमड़ रहे थे। अगर काम पर लौटते तो उनकी हार हो जाती, अगर नहीं लौटते तो लल्लू की जान खतरे में थी। वे भारी मन से कच्चा मोहल्ला लौट आए। कहानी दोस्तों कैसी लगी? एक दलित समाज की कहानी है। प्लीज दोस्तों, अगर कहानी आप पूरी सुनेंगे तो आपका भी दर्द होने लगेगा। यह बहुत दर्द भरी कहानी थी। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो धर्म ग्रंथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस कहानी को जितना हो सके शेयर करो। शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं नेक्स्ट कहानी एक अच्छी सी इसी तरह की और तैयार करके आपके पास लाता हूं। तब तक जय हिंद। इसके आगे की कहानी अगली भाग में होगी।